हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अब हम थर्ड नंबर पॉइंट पर आते हैं, जिसमें हम समझेंगे केस डिटेल्स के फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील्स, ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस और प्रेयर्स इंक्लूड होती है, जहां पर अपीलेट की भी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर ट्रिब्यूनल यही पढ़कर डिसीजन लेता है कि आपने उनसे क्या रिलीफ मांगी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ऑर्डर लिस्ट आपको शो हो रही है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपकी ऑर्डर की डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी कि आपको एपीएल 04 कौन सी कंपनी का है, उनके ऑफिसर कौन है और ये कब आपको इश्यू हुआ था, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, वो सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे अपील फाइल करना है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर आकर एआरएन नॉट अवेलेबल के ऊपर आप टिक कर सकते हैं और मैनुअली आप अपने ऑर्डर को टाइप कर कर डिटेल्स को सर्च कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पर अटैच हुआ है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इस पीडीएफ के ऊपर टिक कर देना है तो पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें एपीएल 04 उसका डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, कौन से कमिश्नर ने आपको एपीएल 04 इश्यू किया है, उसमें कितनी टैक्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी शो हुई है, इसको आप कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है जिसको आपको फिल करनी होगी। आपने कौन से एक्ट के तहत आपने अपील करनी है, उसकी क्या सेक्शन है, केस का टाइप आपका क्या है और आपकी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन से स्टेट या फिर जोन से बिलोंग करती है, उन डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को दिखाता है तो आपको यहाँ पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को सेलेक्ट कर लेना है। और आप कौन से सेक्शन, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अपील आप सेक्शन 112 के अंतर्गत कर सकते हैं जो जीएसटी 80 में फाइल होती है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर और भी एक्ट के अंदर आपको टैक्स डिमांड शो हो रही है, जैसे आईजीएसटी, सेस, तो आप इनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर के ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। केस टाइप में आपको अपील सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप अपील फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है कि डज द अपील या फिर एप्लीकेशन इन्वॉल्व एनी इश्यू ओवर विच ओनली द प्रिंसिपल बेंच हैज ज्यूरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्या आपकी अपील में ऐसा कोई भी मुद्दा है जो जीएसटी 80 की प्रिंसिपल बेंच ही सुन सकती है? अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन पूछता है कि आपकी एप्लीकेशन, जो ऑर्डर आपको इश्यू हुआ है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया है या फिर सेंटर वालों ने इश्यू किया है। तो यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं, आपका ऑर्डर अगर स्टेट ऑफिसर ने पास किया है तो यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टेट या फिर जोन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ पर आप अपनी अपील को फाइल कर रहे हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है, हैज द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन बीन पास्ड बाय ए कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर आपका ओरिजिनल ऑर्डर किसी कॉमन एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि अपीलेट अथॉरिटी हु हैज पास द ऑर्डर। तो यहाँ पर आप नोटिस में देखेंगे जो एपीएल 04 जो आपके ऑफिसर ने इश्यू किया है उनका नाम है आशीष कुमार राजीव भाई रॉय, डिप्टी कमिश्नर, घटक 10, और इनकी जो रेंज है वो थर्ड है। तो यहाँ से हमको उन डिप्टी कमिश्नर की रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेरेंटेज। ये फिगर मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं किया है। आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से संबंधित हायरार्की को बतानी होती है
या फिर पोर्टल स्पेशल केस में पेरेंट ऑफिसर का नाम पूछ सकता है। तो उसकी डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस टैब को सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे तब आपके सामने केस डिटेल्स का फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो मेक श्योर है कि आप जो भी डिटेल फिल करें, नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, आप अपनी डिटेल्स को साथ साथ में सेव भी करते रहिए, क्योंकि बहुत बार साइट में टेक्निकल एरर आती रहती है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपने जो एप्लीकेशन के प्रोसेस को फिल किया है वो सेव नहीं करने पर चली जा सकती है। तो मेक श्योर है कि आप हर डेटा को सेव करते रहिए। उसके बाद हम इस मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये अपील के प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको अपनी ग्राउंड्स ऑफ अपील बतानी होती है, आपको ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस डिस्क्लोज करना होता है, आपको यहाँ पर प्रेयर करनी होती है, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर अपने केस को रजिस्टर कर रहे हैं, आपकी केस की समरी क्या है, उन सब डिटेल्स को आपको यहाँ पे शो करना होता है। ये फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप जो जो डिटेल्स डालेंगे उसी के आधार पर ट्रिब्यूनल ये डिसीजन लेगा कि आप उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर है कि ये डिटेल्स आप एकदम प्रॉपर फिल करें। यहाँ पर आपका एक रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आएगा ग्राउंड्स ऑफ अपील इन ब्रीफ। यहाँ पर आपको 2000 कैरेक्टर के अंदर आपको इसका रिप्लाई ऐड करना है। आप कोई वर्ड फाइल में अपना रिप्लाई तैयार कर कर यहाँ पर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को साथ साथ में सेव करते रहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ग्राउंड्स ऑफ अपील। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जो ऑर्डर है, जो DRC-07 इश्यू हुआ उसके बाद आपने फर्स्ट अपील भी कर दी है, तो वो क्यों गलत है, या फिर आप उस ऑर्डर को क्यों चैलेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उस अपील का ग्राउंड्स यहाँ पे आपको शो करना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन आता है ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस। आपका जो केस है उसका पूरा डिस्प्यूट क्या है, फैक्ट्स क्या है, और डिपार्टमेंट ने क्या किया और आप क्या कह रहे हैं, वो पूरे आप अपने इश्यू को यहाँ पर ब्रीफ कर सकते हैं। इसकी भी जो लिमिट्स है वो 2000 कैरेक्टर्स ही है। तो मेक श्योर है कि आप अपने इश्यू को पूरा ब्रीफ यहाँ पर कर सकते हैं। ऑर्डर में क्या डिस्प्यूट है, उसके क्या फैक्ट्स है, डिपार्टमेंट ने क्यों ऑर्डर इश्यू कर दिया, आपने क्या उनके सामने रिप्लाई दिया, उन्होंने नहीं माना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और नोटिस या ऑर्डर के सामने आप क्या कह रहे थे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ब्रीफ करनी है। उसके बाद आता है प्रेयर। यहाँ पर आपको ट्रिब्यूनल से प्रेयर करनी है कि आप उनसे क्या चाहते हैं। आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बता दी, आपने ब्रीफ इश्यू कर दिया है, अब आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो प्रेयर में आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। इसकी भी जो लिमिट है वो 2000 कैरेक्टर्स तक ही है। तो आप सेम इसको भी आप वर्ड की फाइल में कहीं प्रेयर टाइप कर कर यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ अपील, ब्रीफ इश्यू और प्रेयर, हमने सब चीज यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब उसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ केस। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, जिसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको जो नोटिस आया था या फिर आपका जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उनमें क्या मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड थे। जैसे आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, या फिर आपने आईटीसी के रिवर्सल को नहीं दिखाया, या फिर आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स किया है। इन सारी कैटेगरीज में से आपको अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके ऑर्डर में दो या अलग अलग कैटेगरीज है तो आप यहाँ पर ऐड मोर कैटेगरीज के ऊपर आप टिक करके और भी कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा एक्सेस आईटीसी का ऑर्डर था तो हमने यहाँ से एक्सेस आईटीसी के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। एक्सेस आईटीसी अवेल्ड अंडर सेक्शन 73। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट जीएसटी सेक्शन पूछेगा कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे CGST सेक्शन 73 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स
pertaining to the period up to financial year 2023-24। इसको आपको सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन एक्चुअल्स। अगर आप एक्सेस आईटीसी को चैलेंज कर रहे हैं तो ओनली टैक्स अमाउंट यहाँ पर आएगा। अदरवाइज आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को भी चैलेंज कर रहे हैं तो पूरी अमाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस में देख सकते हैं कि मेरा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो टैक्स का है वो 561,153 है। उसके बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर टोटल अमाउंट 11 लाख के करीब हो जाता है। बट मुझे यहाँ पर केवल जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ पर मुझे पुट करनी है, क्योंकि जो मेरा इन्वॉल्व अमाउंट है वो मेरा केवल बेसिक जो डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट है वही है। क्योंकि अगर आपने टैक्स के अमाउंट को चैलेंज किया है, क्योंकि अगर अपील आपके फेवर में आ जाती है तो जो टैक्स आपका डिस्प्यूटेड है वो अगर नील हो जाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नील हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो अमाउंट इन्वॉल्व जो हम चैलेंज कर रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है, जो बेसिक टैक्स अमाउंट आपकी है। अब यहाँ पे जो सेलेक्ट जीएसटी रूल आता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेक्शन अंडर सेक्शन 73 को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जो जीएसटी का रूल है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो DRC 07 आपको इश्यू हुआ था अंडर सेक्शन 73 एंड रूल 142, तो इसी को बेस बनाकर आप यहाँ पे अपने रूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है केस समरी। ये यहाँ पे आपसे केस समरी के बारे में पूछ रहा है। आपका जो केस है उसका बेसिक समरी आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना है कि इश्यू रिलेटेड टू, आपका जो इश्यू है वो किन चीजों से रिलेट करता है। शॉर्ट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ पेनल्टी, लेवी ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस, और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। अगर आपका एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड है या फिर आपने आईटीसी रिवर्सल नहीं करी है तो वो भी एक तरह का शॉर्ट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो यहाँ पे आपको जो इश्यू है उसमें आपको ये कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि एज पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जिस ऑफिसर ने आपका DRC 07 इश्यू किया उन्होंने क्या रीजन दिया उसमें, उसका आपको यहाँ पे ब्रीफ देना है। यहाँ पे भी लिमिट 2000 कैरेक्टर्स तक है। आप कहीं पे भी वर्ड की फाइल में टाइप कर कर आप यहाँ पे डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि एज डिटरमाइंड बाय अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपील वाले ऑफिसर ने क्या फैसला सुनाया है उसको आपको यहाँ पे ब्रीफ करना है। उसके बाद आता है एज पर स्टैंड ऑफ अपीलेंट बिफोर ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के सामने आपकी क्या पोजीशन है, यानी अब आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज को आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद एज डिक्लेयर्ड या फिर क्लेम्ड बाय प्रेजेंट अपीलेंट, आप ट्रिब्यूनल से आखिर क्या चाहते हैं। तो ये आपकी केस समरी थी कि आपका जो इश्यू था वो किस चीज से रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफिसर जो आपको DRC 07 इश्यू करता है उन्होंने किस बेस पे आपको DRC 07 इश्यू किया है। उसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने क्या ऑर्डर इश्यू किया है। उसके बाद अब आप ट्रिब्यूनल में क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों आए हैं उसको आपको ब्रीफ करना है, और आप ट्रिब्यूनल से क्या मांग रखते हैं वो चीज आपको यहाँ पे दिखानी है। तो ये 4 पॉइंट आपके केस समरी में आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है अबाउट अपीलेंट, यानी जिन क्लाइंट की आप अपील फाइल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है, जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आप जिन क्लाइंट का अपील फाइल कर रहे हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप है, वो पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी या LLP है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो कंपनी का आपको पैन नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पे आपके जो क्लाइंट है उनका पैन नंबर, अगर वो कंपनी है तो उनका CIN नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद ये पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपके जो क्लाइंट है उनकी अगर पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर HUF, तो उस डिटेल्स को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हमारी जो फर्म है
वो पार्टनरशिप फर्म है, तो हमने यहाँ पे फर्म मेंशन कर दिया है। उसके बाद ये पूछता है कि आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस दिखाया है तो वो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा। अगर कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आप लोकल बॉडीज या बॉडीज कॉरपोरेट के अंदर आते हैं तो उनका एक्ट आपको यहाँ पे दिखाना होगा। अगर आप एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको यहाँ पे एलएलपी एक्ट 2008 आपको शो करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपका बिजनेस एक्चुअल में कब कमेंस हुआ उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कंपनी है तो उनके पैन कार्ड के ऊपर जो डेट है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो उसके भी पैन कार्ड पे जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पे एज ए इनकॉर्पोरेशन लिख देनी है। उसके बाद जो आपके अपीलेंट है उनका एड्रेस, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करना है कि उनका बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे ये है रिटेल सुपरमार्केट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर कोई क्लाइंट है जो ई कॉमर्स में डील करता है तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स लिख सकते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट या फिर होटल इंडस्ट्री से है तो उस डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एनी अदर रेलेवेंट फैक्ट, यहाँ पे वो बातें आपको बतानी है जो बाकी फील्ड्स में कहीं भी नहीं लिख पाए लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जो आप ट्रिब्यूनल को बताना चाहते हैं। जिसमें जैसे आप बता सकते हैं कि क्लाइंट जेन्यून है, रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं, एवरी मंथ जीएसटी के रिटर्न के साथ रिकंसिलेशन करते हैं। हो सकता है कि कुछ इश्यूज की वजह से अपील फाइलिंग में डिले हुई हो, केवल उसकी वजह से ऑफिसर ने बिना डॉक्यूमेंट चेक किए अपील रिजेक्ट कर दी। तो उस केस में क्या होता है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 साल आपके क्लाइंट का खराब हो जाता है, जिसमें DRC 07 इश्यू होता है। फिर आप उसके सामने अपील फाइल करते हैं, अपील रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं। तो उस केस में क्लाइंट को फाइनेंशियली और मेंटली बहुत लॉस होता है। तो यहाँ पे जो अदर रेलेवेंट है वो आप ऐसा दिखाओ कि इन रेलेवेंट या इन फैक्ट्स को आप मद्देनजर रख के ऑर्डर अच्छे से अच्छे फेवर में सुनाएं। तो आप देखेंगे कि जो भी फैक्ट्स ऊपर आपने कहीं पे भी नहीं मेंशन किए हैं और आप चाहते हैं कि वो ट्रिब्यूनल इस बात पर ज्यादा गौर दे, तो उन फैक्ट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अपील के पूरे फॉर्म के प्रोसेस को फिल करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका एक साथ इतना इनपुट देना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप अपने ड्राफ्ट को सेव कर लीजिए और अगर आप वापस से GST 80 पोर्टल पे आके लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपका ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो गया है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप इतनी सारी डिटेल्स कलेक्ट करना, एक साथ फिल करना हो सकता है पॉसिबल नहीं हो। तो आप इन डिटेल्स को पार्ट में सेव करके आप जब भी वापस अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव रहेगी। आप ड्राफ्ट के ऊपर टिक करके बाकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने भी ड्राफ्ट को सेव किया था, देखेंगे आप वहीं से वापस शुरू कर सकते हैं। हमने भी अदर रेलेवेंट फैक्ट में यही दिखाया कि क्लाइंट जेन्यून है, वो टाइम टू टाइम ड्यू डेट से पहले अपने सारे रिटर्न्स फाइल कर देते हैं। बट कुछ फैमिली या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसकी वजह से हो सकता है कि वो ऑर्डर का रिप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाए या फिर अपील में प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो इस बेस पे केवल उनकी अपील रिजेक्ट हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ अपने रेलेवेंट फैक्ट्स है जो ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए हैं। अब वो ट्रिब्यूनल से उम्मीद करता है कि इसे सही तरीके में लेके अच्छा फैसला सुनाया जाए। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट केस हिस्ट्री, जहां पे आपको ऑर्डर नंबर और एक्शन किसके द्वारा लिया जा रहा है, उसकी ऑर्डर की डेट क्या थी, और ब्रीफ नरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर है वो कब पास हुआ, उसमें कौन से पॉइंट्स के ऊपर ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है, फर्स्ट अपील में आप क्या डिस्प्यूट था जिसकी वजह से आपने उसको चैलेंज किया है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को ब्रीफ करते हैं आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर टिक कर सकते हैं, जिससे आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स में
क्या इंफॉर्मेशन पुट करी है, कुछ इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं गई है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करके अगर आपको लगता है कि सब डिटेल्स सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप टिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपीलेंट डिटेल्स। यहाँ पे जिन क्लाइंट की आप अपील फाइल कर रहे हैं उनकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। उनकी कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है, वो डिटेल्स को आपको यहाँ पे डाल के सेव के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऐड रेस्पोंडेंट। मतलब यहाँ पे आपको जिस ऑफिसर ने ओरिजिनल ऑर्डर आपको पास किया था उनका नाम, डेजिग्नेशन एंड उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। जनरली आप ऑर्डर डिटेल्स में जैसे ही एआरएन नंबर को सेलेक्ट करते हैं वहां पे ऑर्डर की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। जनरली वही ऑर्डर डिटेल से इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो पिक होती है, बट बहुत सारे केसेस में यहाँ पे अगर डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो आपको जनरली जिन ऑफिसर ने आपको ओरिजिनल ऑर्डर इश्यू किया था उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे आपको उन ऑफिसर की डिटेल डालकर सेव के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर टिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि रेस्पोंडेंट एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो भी आपने रेस्पोंडेंट ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अगर आप उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।